हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स की आरटीपी नवंबर 2021 के डिस्कशन पर. दिस आरटीपी वाज पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट लास्ट नाइट एंड वी विल डू अ क्विक डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आरटीपी. It has come out with some really good questions and it is a worthwhile discussion. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. द हेडिंग सेज इट इज इंड AS 103. However, you will have to be conversant with the concepts of joint operations, I should say, or joint arrangement or joint venture. In fact, all three of them, so that you can realize that it is actually a question of joint operations plus business combination. I would not be reading the whole question. I'll just quickly tell you in terms of what the question is all about and एक discuss करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमारा mode of discussion क्या होगा. The idea is basically to quickly cover up all the 20 questions, focusing on the nitty-gritties and points which can confuse you or areas which you should typically focus upon or places where you could possibly go wrong. सबसे पहले शुरुआत करते हैं 109 के इस क्वेश्चन से. द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. कंपनी एज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक. ओ, ये तो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री लगती है और इसके ऊपर तो वो इंडेस लगते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है. Anyway, तो the question is nothing to do with that. It is actually a business combination. तो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंटिटीज भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होंगी, तो स्टैंडर्ड 103 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो उस सेंस में ये हमारे कोर्स में होगा. कंपनी एक्स होल्ड्स पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट पीआई इन द बिलो mentioned producing block as follow. So there is this name of the block जिसमें कंपनी X का 30% स्टेक है. तो ऐसा देख के हमें लगता है कि क्वेश्चन कंपनी X के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कहेगा. इसके साथ में कंपनी Y और Z का भी इसमें स्टेक है, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है. पॉसिबली दे हैव सम जॉइंट कंट्रोल ओवर इट और नॉट. लेट्स सी. फॉर द अबव ब्लॉक XYZ हैज एंटर्ड इनटू अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर. सो अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, और अगर ये सेपरेट एंटिटी नहीं है तो इसका मतलब ये जॉइंट ऑपरेशन के नेचर का होगा, ना कि जॉइंट वेंचर के नेचर का. इंड AS 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स पे कहता है कि अगर आप सेपरेट एंटिटी बना के किसी पर्टिकुलर एंटिटी पे जॉइंट कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो, तो फिर आपको देखना है कि आपका उस सेपरेट एंटिटी पे नॉर्मली नेट एसेट में शेयर होगा, यानी पहले एसेट का हक लाइबिलिटी का होगा, उसके बाद बचा हुआ आपको मिलेगा. ऐसे केस में आप उसकी अकाउंटिंग इंड AS के अनुसार करेंगे. और इंड AS 28 में आप उस जॉइंट अरेंजमेंट की एसेट लाइबिलिटी अपनी बुक्स में नहीं लेके आएंगे. लेकिन अगर रेयर केस में ऐसा हुआ है कि आपने एक एंटिटी इनकॉर्पोरेट की है और उस एंटिटी में दो या अधिक लोगों का कॉन्ट्रैक्चुअली शेयर्ड कंट्रोल है, जिसके अंतर्गत दे हैव राइट ओवर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटिटी एंड नॉट द नेट असेट्स. In that particular rare situation, depending on the facts of the contractual arrangement and the scenario, you will in your own books recognize proportionate share in assets and liabilities. However, ये दोनों सिचुएशन तब एग्जिस्ट करेंगी जब आपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेट किया. लेकिन हम तीन लोगों ने मिलकर एक पाइपलाइन डाल दी या एक एक्सप्लोरेशन ऑपरेशन साथ में करना शुरू कर दिया, जिसके लिए कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट नहीं करी है. That in itself would lead to a joint operation and not a joint venture, which are two types of joint arrangement. जॉइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग 111 में कवर होती है, जिसमें कहा गया है कि आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी में जो आपका रिस्पेक्टिव हक बनता है, वो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट या स्टेक या प्रोपोर्शनेट शेयर इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी अपनी बुक्स में लेकर आ जाएंगे. तो इट क्लियरली सेज दैट दिस इज एन अनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर. दैट मींस कि हम हमारी बुक्स में इंड AS 28 इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग नहीं करके हमारा जो शेयर इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंचर और ऑपरेशन और अरेंजमेंट अपनी बुक्स में लेके आएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फिर कहानी है वाई ऑपरेटर है ब्लॉक का, एक्स और वाई आर जॉइंट ऑपरेटर्स, तो शायद ये जॉइंट कंट्रोल हो. Company X incurs all expenditure on behalf of the joint venture. They again use the term joint venture, but it's an unincorporated venture. And raise cash call to Company X and Company Z at the end of each month for their respective share of expenditure in the joint venture. तो Y सारे काम करता है और उसका जो भी खर्चा होता है वो X और Z से Z से उसका जो शेयर होता है वो मांग लेता है, कॉल कर लेता है. All the manpower, requisite facility, machinery owned by the joint venture and thereby all the joint operators. तो इसका मतलब ये साफ साफ इस लाइन में कहा गया है कि भैया इसमें मैन पावर है, रिक्विजिट फैसिलिटीज है, जिसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि इट हैज दोज इनपुट्स, क्योंकि आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन असेस करने की बात होगी, तो इट हैज दीज इनपुट्स. एंड because this is actually a producing block, it means it is also generating output. So in itself is a decent proof that it does comprises of a business, because
आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बिजनेस होगा या नहीं होगा, तो उसमें अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा कि बिजनेस होने के लिए इनपुट और प्रोसेस होना चाहिए। आउटपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे इनपुट्स दे दिए गए हैं, साफ साफ मैन पावर रिक्विजिट फैसिलिटीज है, और प्रोड्यूसिंग ब्लॉक है, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब देयर आर प्रोसेसेस इनबिल्ट, सो वी कैन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कंक्लूड दैट देयर इज अ बिजनेस इन्वॉल्व्ड इन इट। एंड ये भी कहा गया है कि दीज आर ओन्ड बाय ऑल द जॉइंट ऑपरेटर्स, तो इसका मतलब जॉइंट ऑपरेटर का इन सबके ऊपर स्टेक है, तो इट इज नॉट जस्ट दैट दे हैव द स्टेक इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। For past few months, due to liquidity issue, company C defaulted in payment of cash calls to operator. Y को पैसे नहीं दिए, Y ने नोटिस दिया है कि भैया तेरा पार्टिसिपेटिंग राइट छीन लेंगे, 1/4/2001 को नोटिस दिया है, और आर्बिट्रेटर के पास Z अपने आप को बचाने के लिए चले गया, लेकिन Z की स्थिति कुछ खास सुधरी नहीं है, and because of that it has entered into a sale agreement with X and Y for withdrawing its participating interest. सर ये आप कैसे हिंदी इंग्लिश में मिलके पढ़ रहे हो? I am not reading the question the way we do it in the class. It's just a quick discussion. I'm just telling you the crux about it. Finally, they have entered into an agreement dated 31st May 2001, when X will receive 33.33% share and Y will receive 66.67% share of the participating interest right, which was owned by Z. तो ये जो 10% है whatever, ये बेसिकली 1/3 2/3 या 33.33% और 66.67% के रेशो में बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिवली इन दोनों का टोटल शेयर जो होगा 1/3 2/3 जैसा हो जाएगा। एक्स ने 1 लाख रुपए पे किए हैं, वाई ने कितने दिए दिया नहीं है, तो शायद ये सब एक्स की अकाउंटिंग पूछेंगे। अब हमने 1 लाख रुपए पे किया और बदले में हमें क्या मिला है, तो वी बेसिकली गॉट अ प्रोपोर्शनेट शेयर in the assets and liability and not net assets of Z in the participating interest in this producing block. After signing the agreement, Y approached the government of India for modification in the production sharing contract. तो ये बेसिकली हमें जो नॉर्मली ऑयल एक्सप्लोरेशन या कोई भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस के अंतर्गत होती है, तो ये जो हमारा इंटरेस्ट था ये गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है कि भैया 3 की बजाय अब 2 लोग इसको जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। क्या गवर्नमेंट अप्रूवल अपने आप में सब्सटेंसिव माना जाएगा? तो नॉर्मली ऐसे अरेंजमेंट में जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन कुछ ना गए हम मानेंगे सब्सटेंसिव है। ये क्या काम में आएगा आगे ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की डेट निकालने के। तो आगे कहा गया है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया 30 जून को, तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट से 1 महीने बाद गवर्नमेंट हैज गिवन एन अप्रूवल फॉर मॉडिफिकेशन, जिसमें आप जॉइंट ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तरह से क्या है, दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ जॉइंट ऑपरेशन वेयर एक्स वाई एंड जी वर जॉइंट ऑपरेटर्स, ही हैज सोल्ड its stake to X and Y in a specified percentage and now X and Y still would jointly control. सर इसमें तो Y का कंट्रोल आ जाएगा ना, क्योंकि इसका अब 2/3 हो गया, नहीं अगर वो आना होता तो पहले ही आ जाता, तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ कंट्रोल है, ऐसा अपन मान सकते हैं। बैलेंस शीट एक्स और जी की आपको दी गई है और ये 31 मई और 30 जून की दी गई है। आप बोल सकते हो कि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो तो लिए डेट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 30 जून एंड नॉट 31 मई। उसका रीजन क्या है, चलो वील कम टू दैट। अब आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट ऑफ यूज एसेट, डेवलपमेंट कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनेंशियल एसेट में लोन रिसीवेबल है, इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत वी हैव प्रोविजंस अदर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं जिसके अंतर्गत वी हैव ट्रेड पेबल्स। ओ माय गॉड, सो मेनी थिंग्स। आगे फेयर वैल्यू ऑफ पीपी और डेवलपमेंट सीडब्ल्यूआईपी ओन्ड बाय कंपनी सी एज पर मार्केट पार्टिसिपेंट अप्रोच, यानी कि मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन 5 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली है। तो इसका मतलब वैल्यू आपकी 5 लाख है और ये वैल्यू आपकी 2 लाख है। आगे बोला गया है फेयर वैल्यू ऑफ ऑल अदर एसेट लायबिलिटी एक्वायर्ड अज्यूम टू बी एट देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय एक्स एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो भैया कैश और कैश इक्विवेलेंट हम इसका नहीं ले रहे, यानी वो हमें नहीं मिलेगा, तो उसको अपन हटा देते हैं, ये वाला ये छूट गया हमारा, दिस इज नॉट टेकन ओवर। एल्स और अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एंड द कैरिंग अमाउंट इज द फेयर वैल्यू। टैक्स रेट दिया है, इसका मतलब डेफर्ड टैक्स इफेक्ट होगा, तो दो ही चीज़ों का फेयर वैल्यू चेंज हुआ है। तो अब आप देखिए ये 2 लाख से बढ़ गई है और ये 1 लाख से बढ़ गई है। अज्यूमिंग इनकम टैक्स में बढ़ा नहीं होगा तो टोटल 3 लाख का इंक्रीज है, और 3 लाख के ऊपर अगर आपका टैक्स रेट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है 30%, तो अगर आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है टैक्स बेस से तो DTL बनता है, तो 90,000 रुपये से आपको DTL बढ़ाना पड़ेगा और ये आपके एसेट्स एक्वायर्ड को कम कर देगा। ये पर्टिकुलर लाइन में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूट को मैंने कुछ मेल लिखा है, उम्मीद कोई है नहीं जवाब आएगा, बट नेवरदलेस आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज स्ट्रेंज एट लीस्ट फॉर मी।
और ये जो पूरा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं ये इस लाइन के आधार पे मैं सॉल्व करूंगा तो इसका सोल्यूशन कुछ और हो जाएगा. I am solving this basically as per the major facts which are given in the question, not based on this particular point, because this is something which is critically questionable. तो आप इसको रादर इग्नोर कर दें क्योंकि इंडेस 28 का रेफरेंस दे रहे हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉइंट वेंचर, इट इज एक्चुअली अ जॉइंट ऑपरेशन and joint operations are covered under 111 and 103 if there is an acquisition of stake. Whether the above acquisition fall under business or asset acquisition as per 103. Business acquisition के लिए you have to acquire inputs and processes capable of generating outputs. It looks manpower, equipments पे आपका control, in fact आप वो भी stake ले रहे हो. And it also seems that since it's a producing block there are processes involved, hence it would qualify to be a business combination. Second, acquisition date. Date of transfer of control, usually the date when the contract is done, but if there is any approval pending, unless and until it is non-substantive, the date of approval will be considered at date of transfer of control. Government approval non-substantive नहीं मान सकते, non-substantive यानी कि not significant नहीं मान सकते simple भाषा में. Hence 30th June would be the date of acquisition of control. Journal entries आपको देना है for above mentioned transaction. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा अगर आपको इसको बैकग्राउंड में समझा दूं, हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए अगर आप खास तौर पे ये लाइन पढ़ोगे तो क्या कि सर कंपनी जी का अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में स्टेक है 10% तो वो अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर दिखाएगा और उसका जो नेट इक्विटी ऑफ दैट जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट आता है उसको मेजर करेगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पर ये कब, जब इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होती है, जॉइंट वेंचर होता है. यहाँ पे जो हमारा जॉइंट अरेंजमेंट है वो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसलिए हम उसकी एसेट लायबिलिटी में अपना शेयर दिखा रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, एक्स वाई और जी तीनों अपना अपना जो स्टेक है वो अपनी अपनी बुक्स में दिखा रहे होंगे. अब इसमें क्या हुआ है, एक्स ने जी से बिजनेस की डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है, उसका इंटरेस्ट एक्वायर किया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसे बिजनेस एक्विजिशन माना जाता है. तो अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ इंडेस 103 में और 111 में कि इन केस ऑफ अ जॉइंट ऑपरेशन इफ any of the joint operator for the first time or for the next time subsequent time is acquiring any interest in the joint venture. Acquiring interest का मतलब first time यानी कि आप उसमें पहली बार participate कर रहे हो और subsequent का मतलब है आप ऑलरेडी उसके एक participant हो और आप किसी participant से उसका stake खरीद रहे हो. तो अगर ऐसा है तो then in that case if the joint arrangements constitute a business, this acquisition of interest will also be treated as business acquisition and 103 accounting would apply. हाँ, आप जो ले रहे हो अगर वो बिजनेस नहीं है तो इंटरेस्ट एक्वायर करना भी बिजनेस नहीं होगा. और साफ साफ ऐसा कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में जो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है उसे रीमेजर नहीं किया जाएगा, विच एसेंशियली मीन्स कि एक्स ने जी में जो अब एडिशनल 3.33% स्टेक लिया उसके 10% का 33.33%, उस पर्टिकुलर स्टेक में ए बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 की अकाउंटिंग लगेगी जिसके अंदर हम ये मानेंगे कि उसकी सारी एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, पीसी जो दिया है डिफरेंस आएगा उससे हम गुडविल निकालेंगे, बीपीजी निकालेंगे. बी, इसे स्टेप एक्विजिशन इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली कहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेक है आप उसको रीमेजर नहीं करोगे. हेंस इन दिस पर्टिकुलर केस कंपनी एक्स की बुक्स में जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे और जी के फेयर वैल्यू बैलेंसेस जहां पे भी अवेलेबल है वो फेयर वैल्यू पे अदरवाइज कैरिंग अमाउंट पे हम टेक ओवर कर लेंगे. तो ये लॉजिक से अगर आप टेक ओवर करोगे तो आपको क्या होएगा, ये जितनी एसेट्स हैं उसका आप एसेंशियली 33.33% ले लेना. तो 5,20,000, 2,50,000, 30,000, 1 लाख, ये 2 लाख नहीं लेना है, ये 50,000, ये 2 लाख और ये 1 लाख, इन सबका आप 33.33% ले लीजिए. डीटीएल निकाल लीजिए आप 90,000 का एंड इन सबको निकालने के कैलकुलेट करने के बाद नेट आइडेंटिफाइबल एसेट और पीसी ले लीजिए. इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे तो पीसी आपका कम आ रहा है और जो डिफरेंस है वो बार्गेन परचेज गेन है जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा. क्या ओसीआई से रूट करेगा, तो आपको लिखना होगा कि हम दोबारा एक बार फेयर वैल्यूज असेस करेंगे और फिर फेयर वैल्यूज अगर अप्रोप्रिएट आती है तो रीजन देखेंगे. अज्यूमिंग यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच में बेचा है तो डिस्ट्रेस सेल होगी, इसलिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ बाइंग इट एट अ परचेज गेन बीइंग एग्जिस्टिंग, and for that reason we will transfer the gain to
OCI NR and from there it will be transferred in SOKI to capital reserve. तो ये हम SPL में OCI NR के थ्रू रूट करेंगे. तो जर्नल एंट्रीज आप अकॉर्डिंगली दे देंगे और आपको बोला है बैलेंस शीट कंपनी एक्स की बनाना है एज पर एनालिसिस ऑफ पार्ट 1. तो पार्ट 1 का एनालिसिस क्योंकि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो इसकी फेयर वैल्यू पे आएगी, पर हम खुद रीमेजर नहीं करेंगे, बाद में नोट डाला है. इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में जो नोट डाला है उसमें सरप्राइजिंगली दे हैव गिवन अ नोट कि ये स्टेप एक्विजिशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पहले आपका कंट्रोल नहीं था और अब आप कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो. टू माई पर्सनल ओपिनियन दैट notation is not appropriate. Ideally, it is specifically given that whenever you basically acquire in a joint arrangement, a joint operator acquires another interest in that joint arrangement, then A, if that joint arrangement is a business, it will be accounted for as a business combination. All principles of business combination 103 would apply. However, the existing interest would not be remeasured. Specifically Ind AS 111 में दिया गया है. पूरे इस आंसर में 111 का रेफरेंस नहीं दिया है. तो सोल्यूशन जो दिया गया है उसमें जो रेफरेंसेस हैं, जो रीजनिंग दी गई है वो प्लस ये जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. नाउ बेस्ड ऑन अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द आंसर. चलिए, तो अब प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड न्यू डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. हालांकि सही बताऊं तो क्वेश्चन को सिर्फ ये फोर्थ वाला पैराग्राफ लिख के डिफिकल्ट कर दिया, अदरवाइज डायरेक्ट है, आप कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व. चलिए, इंड AS 1 पे आते हैं. इज ऑफसेटिंग परमिटेड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. इंड AS 1 में ऑफसेटिंग 4 केसेस में 4 रूल्स हैं उसके, अपन क्लास में देखते हैं कई बार. प्रोविजन ऑन असेट्स लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट, इम्पेयरमेंट्स, डेप्रिसिएशन को असेट से राइट ऑफ करना ऑफसेटिंग नहीं कहलाती. सेकेंड, अगर सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफसेटिंग करके प्रेजेंट किया जाए तो फिर ऑफसेट करना बेहतर होगा. जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी के बिहाफ पे कोई खर्चा इनकर किया और वो खर्चा सब्सिडरी से रिम्बर्स कर लिया. तो सब्सटेंस है कि ना मेरा ये खर्चा है ना मेरी इनकम है, तो इसे नेट करना और शो करना सही है. एज अ प्रैक्टिस कई सारी चीज़ों को हम नेट करके दिखाते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम असेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ सम अदर असेट्स. तो ऐसे केस में अगर सब्सटेंस नेट करके प्रैक्टिस है नेट करके दिखाने की तो आप दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको लगता है कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की सिग्निफिकेंस के कारण अलग से दिखाना बेहतर होगा तो आप अलग से दिखाएं. एंड फाइनली, अगर कोई इंड AS स्पेसिफिकली कहता है, आपको रूल देता है ऑफसेटिंग का, तो आप कर सकते हैं. जैसे इंड AS 12 कहता है डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कब ऑफसेट होगी. इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है जो मोस्ट पॉपुलरली पूछा जाता है ऑफसेटिंग में कि एक ही पार्टी से एक कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उससे गुड्स खरीदे और एक में बेचे, तो उसमें एक को पैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसे देना है और एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसे लेना है, तो क्या मैं दोनों अलग अलग दिखाऊं या नेट. इंड AS 32 लगेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल पेबल, जो कहता है कि इफ यू हैव अ लीगल राइट टू सेट ऑफ एंड इफ यू इंटेंड टू सेट ऑफ, then in that case you will net it off and show it in the financial statement, otherwise you will not be able to offset it. पहला क्वेश्चन, एक्सपेंस किया होल्डिंग ने सब्सिडी के बिहाफ पे, जो सब्सिडी रिम्बर्स कर रही है सेपरेट बुक्स है, क्या इस केस में ऑफसेट कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे येस, अगर सब्सटेंस रिलेट कर रहा है. प्रॉफिट एक असेट का दूसरे लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं, येस, अनलेस किसी को अलग से दिखाना जरूरी है. और सर्विसेज रेंडर करी है मैंने और रिसीव भी करी है सेम एंटिटी से, क्या रिसीवेबल पेबल सेट ऑफ हो पाएगा? इंड AS 32 के प्रिंसिपल्स कोट करके. फॉलोइंग डेट ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, न जाने क्यों आरटीपी एमटीपी में सब जगह कैश फ्लो के क्वेश्चन आते हैं, अब एग्जाम में भी आने लगे. आपको बोला गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट मेथड के आप कैश फ्लो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बताओ. तो और कुछ बोला नहीं है और क्वेश्चन में कोई बिजनेस एक्विजिशन वगैरह नहीं है जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इनफैक्ट आपको बैलेंस शीट के बैलेंसेस दिए हुए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स. तो इट इज नॉट द कंप्लीट बैलेंस शीट, जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंसेस. सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, डेप्रिसिएशन, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट, ब्ला 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 ब्ला. देख लेना, मैं अब आपको क्विकली बता देता हूँ कैसे करना है. इसमें इन्फॉर्मेशन जो दी है वो बोला है ट्रेड रिसीवेबल और पेबल पूरे क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिख देते तो और ऐसा अच्छा होता, पर नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल जो ऑर्डिनरी कोर्स में गुड्स परचेज सेल करते हैं उससे रिलेटेड ही होता है. और फॉरेन एक्सचेंज लॉस बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड है. तो अब आपको क्या करना है एसेंशियली इसमें, सबसे पहले आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से निकालना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड से, कैश फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. तो सेल हमारी कितनी है, लेट्स से 8550 है. आप सबसे पहले इसमें जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका एडजस्टमेंट कर दो. तो सेल हमारी जितनी हुई है उसमें प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो क्या आ जाएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. समझते ही हो आप. तो ये ट्रेड रिसीवेबल आपको मिल गया, ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर हो गया. अब कॉस्ट ऑफ सेल इज नॉट परचेज, तो इससे परचेज निकालने के लिए क्या होगा, तो हमको यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली कोई खर्चा इसमें शामिल है वो तो दिया नहीं है,
तो अपन सिंपली बोलेंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो सिमिलरली वी कैन से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विल बी परचेज. और फिर वो परचेज है वो टोटल परचेज है, उसमें मुझे क्रेडिट परचेज के लिए क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग प्लस करना पड़ेंगे, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आ जाएगा. तो ये दूसरी चीज़ हो गई. अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम आपकी ऐसे भी नॉन ऑपरेटिंग है तो इसको ऑपरेटिंग में लेना नहीं है. फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये एक तरह की एक्सेप्शनल आइटम है और हम इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटर से पढ़ते हैं कि जो आइटम किसी भी हेड में क्लासीफाई नहीं होती उसको ऑपरेटिंग में अलग से दिखाते हैं, तो ये ऑपरेटिंग में अलग से दिख जाएगी. तो ऑपरेटिंग में ये 1,10,000 ऐड हो जाएगा. डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं, इनडायरेक्ट मेथड होता तो ऐड बैक करते हैं. एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर लेना. इंटरेस्ट एक्सपेंस इग्नोर कर देना, नॉन ऑपरेटिंग है. फॉरेन एक्सचेंज लॉस क्योंकि इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो इग्नोर कर दीजिएगा. ऐसे भी नॉन कैश होगा, जो भी है मतलब नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना है. और फिर इनकम टैक्स आपको ऑपरेटिंग मानना होगा क्योंकि जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो उसे ऑपरेटिंग मानते हैं, क्योंकि कोई प्रोविजन फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है. दी गई है, ऐसा नहीं है नहीं दिया, ठीक है. तो इससे इनकम टैक्स पेड आ जाएगा. इनकम टैक्स का एक्सपेंस में आप क्लोजिंग एड ओपनिंग माइनस करके ये निकाल सकते हो कि भाई आपका टोटल कैश पेमेंट आपका कितना हुआ. इनफैक्ट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करके वो इंटरेस्ट आपका टैक्स पेड आ जाएगा. दैट्स अबाउट इट ऑपरेटिंग कैश फ्लो. बस ध्यान रखना फायर इंश्योरेंस क्लेम से पहले के कैश फ्लो और एक्सेप्शनल आइटम और उसके बाद कैसे अलग अलग दिखा देना. एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोल के भी मत लिख देना. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंडर इंड एस एनीमोर. चलिए, दैट्स मूविंग फाइन. सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. Company AB, you obviously have the answers, so you can definitely refer and do the calculation. That stuff. My objective is basically to kind of discuss this. जहाँ आप रुक सकते हो, दिक्कत आ सकती है, उसके लिए ये important है. Company AB holds investment in subsidiary and associate. In its separate financial statement, it wants to elect to account investment in subsidiary at cost and investment in associate at FVTPL. ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो अलग अलग मेथड यूज़ करना चाहते हैं, सब्सिडरी को एट कॉस्ट और एसोसिएट्स को FVTPL. तो क्या ऐसा किया जा सकता है एट कॉस्ट एंड 109 के अनुसार SFS में. SFS पैरा 10 कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, कॉस्ट या एज पर 109, और ये ऑप्शन आपको कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वाइज लेना है. ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है जहाँ पे कैटेगरी वाइज डिसीजन मेकिंग की बात होती है. जैसे रिवैल्यूएशन करना है या नहीं, दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी डिसाइडेड फॉर अ क्लास ऑफ असेट. अब क्लास ऑफ असेट क्या होती है ये डिफाइंड नहीं है. कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या डिफाइंड नहीं. तो यूजुअली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सब्सिडरी जेवी एसोसिएट 3 अलग अलग कैटेगरी है. इनफैक्ट उसमें भी अगर आपकी सब्सिडरी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग है, तो उसको भी आप दो अलग अलग कैटेगरी मान सकते हो. नेवरदलेस इन दिस केस नॉर्मली हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सब्सिडरी और एसोसिएट्स अपने आप में दो कैटेगरी हैं एंड हेंस वी कैन से कि इन दोनों के लिए हम अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद डिस्क्लोजर यूज कर सकते हैं. तो चलेगा मोरलेस, और ये पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी. फेयर वैल्यू मेजरमेंट का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे यूँ समझ लो कि आप इंडेस नहीं भी पढ़ाए तो भी पढ़ के सॉल्व कर लोगे. कैलकुलेशन बेस्ड है. 1st January 2001, A Limited assumes decommissioning liability in a business combination. The reporting entity is legally required to dismantle and remove an offshore oil platform at the end of useful life, which is 10 years. तो 10 साल बाद रिमूवल करना है तो मुझे प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एक्सपेंस को आज प्रोवाइड फॉर करके एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करना होता है. इफ इट इज रिलेटिंग टू इंस्टॉलेशन से कारण जो मुझे कॉस्ट लगेगी एट द टाइम ऑफ डिसमेंटलिंग, तो मैं इसे एसेट की कॉस्ट में ऐड करूँगा. तो मुझे आज एस्टिमेट करना पड़ेगा. तो कैसे करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज से 10 साल बाद कितनी कॉस्ट लगेगी और उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आज डिस्काउंट कर देता हूँ. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट. यू आर अलाउड टू कॉन्ट्रैक्चुअली ट्रांसफर द लाइबिलिटी टू अ मार्केट पार्टिसिपेंट इफ. तो ऐसा नहीं हम कर सकते हैं. ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किसी मार्केट पार्टिसिपेंट को बोलता तो कितने पैसे मांगता, तो उन्होंने बोला है कि भैया वो ये इनपुट यूज करेगा और प्रोबेबिलिटी वेट देगा निकालने के लिए. तो लेबर कॉस्ट में इन्होंने बोला है ये 3 पॉसिबल लेबर कॉस्ट है. तो जब 3 आउटकम होते हैं तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज निकाल देते हैं. तो 100 इंटू 25% प्लस 125 इंटू 50% प्लस 175 इंटू 25%, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी जो भी एक्स. फिर बोला गया है कि ओवरहेड कॉस्ट इसका 80% है, तो आप 0.80x और ऐड कर दो. कंपनसेशन मार्केट पार्टिसिपेंट विल रिक्वायर फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटी फॉर अज्यूमिंग रिस्क एसोसिएटेड विद ऑब्लिगेशन टू डिसमेंटल एंड रिमूव द एसेट would include
तो कोई भी थर्ड पार्टी को आप दोगे तो वो एक प्रॉफिट मार्कअप लेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है मेरा काम नहीं है, मैं तो थर्ड पार्टी से कराऊंगा तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, तो 20% मार्कअप है। मार्कअप हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे। प्रॉफिट परसेंट दिया होता है सेलिंग प्राइस पे होता है। तो आप क्या करना, आपका 1.80x है उसके ऊपर आप 20% ऑफ 1.80x और जोड़ देना। रिस्क की एक्चुअल कैश फ्लो डिफर कर सकते हैं एक्सपेक्टेड से एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण डिफरेंस का कारण है, कुछ हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि उसके लिए 5% प्रीमियम ऐड किया जाएगा और ये रियल कैश फ्लोज में ऐड किया जाएगा। तो आप चाहो तो ये जो टोटल वैल्यू आ रही है इसमें कर दो या इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट दे के फिर 5% ऐड कर दो। आपने बचपन में पढ़ रखा है कि a इंटू बी इंटू 1.05 इज इक्वल टू a इंटू 1.05 इंटू बी। क्या बात बोलिए सर। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आपको बोला गया है 4% होगा। तो आप क्या करना है, ये जो कॉस्ट निकलेगी ना इसको 1.04 टू द पावर 10 कर देना। तो अपने को 10 साल बाद की कॉस्ट चाहिए कितनी होगी, और ये 5% आप इसमें फिर ऐड कर देना जो आपका प्रीमियम है, पहले या बाद में कभी भी कर लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल रहे हैं रिस्क फ्री 5% है, पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। तो ये बोल रहे हैं इस कंपनी का 3.5% का एडिशनल रिस्क प्रीमियम है, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.5% हुई। तो ये जो वैल्यू आएगी ना इसको आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना 8.5% फॉर 10 साल बाद, ये आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं है। तो 113 आ गया भाई। 113 ये सारी टेक्निक देता है जो अपन रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड है। बिजनेस एक्टिविटी बैकवर्ड एरिया में हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, खूब सारे लॉसेस हो रहे हैं। सरकार ने एक स्कीम सुनाई है जिसमें बोला गया है कि भैया आप बैकवर्ड एरिया में काम करोगे तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे 10 करोड़ रुपए का, जो अक्टूबर 2001 में मिलेगा। स्कीम मार्च 2001 में आ चुकी है। कंपनसेशन जो सरकार देगी ये गवर्नमेंट ग्रांट है, ऐसा बोल दिया है कि भाई मान लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट ग्रांट है, और कोई कंडीशन वगैरह आपको फुलफिल करनी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए P&L में आप कब रिकॉर्ड करोगे? सिंपल है, इंड AS 20 कहता है गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कंडीशंस रिलेटिंग टू द ग्रांट आर सर्टेन टू बी फुलफिल्ड एंड द ग्रांट इज सर्टेन टू बी रियलाइज्ड। In this case, there are no further conditions which are yet to be fulfilled. And second, if we can assume that realization certainty exists, that's an assumption, we will then record it in March 2001 itself. अगर realization certainty है क्योंकि condition fulfill करना है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको ऑलरेडी फुलफिल्ड कंडीशंस के अगेंस्ट मिल रही है, इस केस में आपको बैकवर्ड रीजन में सेटअप करना था, लॉसेज इनकर करने थे, आप कर चुके। इनफैक्ट बैकवर्ड रीजन में सेटअप करना था, आपने कर दिया, तो यू ऑलरेडी फुलफिल दैट कंडीशन। तो कोई कंडीशन नहीं है तो आप इमीडिएटली इसको पूरा पीआरएल में डाल दोगे। तो आप 2001 में एंट्री पास कर देंगे क्या, जिसमें आप एंट्री कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव द अमाउंट वॉट एवर इज दैट 10 करोड़, और ये जीजी रिसीव का पीआरएल में क्रेडिट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। चलिए लीजेस का क्वेश्चन है, नथिंग टू डू विद कोविड। Company has entered into lease agreement retail store 1st April 2001, 10 years, 56,000 per annum payable in arrear. Company recognized lease liability of this using 9.5% on 1st April 2001. बढ़िया, तो आपको ये कैलकुलेट करके दे दिया। तो अब आप क्या करोगे, हर साल 9.5% इस पर ब्याज चार्ज करोगे, और जो आपका पेमेंट है 56,000 वो माइनस करोगे, इससे आपका वैल्यू आ जाएगा आगे का। As per the terms of lease agreement, the rental shall be adjusted every 2 years to give effect of inflation. ठीक है, तो इसमें वेरिएबल लीज रेंटल है बट दैट इज बेस्ड ऑन एन इंडेक्स रेट। तो क्या होता है, जब भी इंडेक्स रेट के कारण लीज रेंटल चेंज होते हैं, तो आपने मॉडिफिकेशन ऑफ लीज में पढ़ा होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीज में जब भी लीज रेंट्स मॉडिफाई होते हैं तो हम मॉडिफाइड लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उससे लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और जो लीज लाइबिलिटी में डिफरेंस आता है वो राइट ऑफ यूज एसेट में चेंज कर देते हैं, अनलेस आपकी लीज लाइबिलिटी या लीज एग्रीमेंट में स्कोप रिडक्शन हुआ है या नहीं लीज करी आपने। एक्सेप्ट इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर इंडेक्स रेट चेंजेस के कारण अगर आपके लीज रेंटल चेंज हो रहे हैं और आप ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर या जो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट लीज का है वो ओरिजिनल रेट यूज करेंगे, और आप जिस दिन ये मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन का रेट यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन मॉडिफिकेशन होता है उस दिन के मार्केट रेट से हम रिवाइज लीज पेमेंट्स को डिस्काउंट करके आज की लीज लाइबिलिटी निकालते हैं, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके डिफरेंस आरओई रेट से एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको नया रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेना है। Inflation cost index as notified by income tax department will be used to derive the lease payment. Inflation cost was 280 for 2001 and 301 for 34। तो आपको 2 साल आगे का दिया हुआ है, तो आप 301 ले लेंगे, तो इसमें क्या होएगा, आपका 56,000 है इंटू 301 डिवाइडेड बाय बेस आपका है 280, 250। तो 2 साल बाद हुआ है, तो आप 60,200 कितने साल तक पे करने वाले हैं आप? दिस इज गोइंग टू बी पेड फॉर अनदर 8 years नाउ। करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 8% पर annum। हम लोग इसको क्लास में बोलते हैं ट्रेंड ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड वो होता है जिसको क्वेश्चन में इग्नोर करना होता है,
लाइफ में कुछ चीज़ों को इग्नोर मारने का, क्योंकि वहाँ ध्यान दोगे तो इधर भटक जाएगा, ये इग्नोर करना है, कंफ्यूज करने के लिए कोई मतलब नहीं। तो आप इसका रेट क्या लोगे, यू विल यूज द ओरिजिनल रेट विच इज़ 9.5%। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी और आपको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना होगा। तो ये जो वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस है, ये एक ROU एसेट और एक लीज लाइबिलिटी, इन दोनों से एडजस्ट हो जाएगा। PRL में कोई गेन लॉस मत डाल देना। कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका 351,613 दिया है, इस पे आप पहले 9.5% ऐड कर दीजिए, 351,613 और 56,000 पे हो गया होगा। ऐसे ही 1 साल के लिए और कर दीजिए तो कैरिंग अमाउंट आएगा, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगी। बाकी आप सॉल्व करके देखें। Oh my goodness, wonderful. चलिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12 लाख है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख शेयर्स हैं। एवरेज मार्केट प्राइस आपकी 20 रुपये, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन 1 लाख है और एक्सरसाइज प्राइस अंडर ऑप्शन 15 रुपये। इससे अच्छा और सिंपल कुछ हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भैया बेसिक EPS क्या आएगा, 12 लाख अपॉन 5 लाख 2.4 और ऑप्शंस हैं तो उससे डाइल्यूशन होगा, दीज आर डाइल्यूटिव शेयर्स। ऑप्शन में न्यूमरेटर चेंज नहीं होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर होता है, और कंपनी प्रॉफिट में तो ये डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ही माने जाएंगे। और डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है तो कितना डाइल्यूशन का कारण बनेंगे, जो पैसा नहीं मिल रहा है। तो 5 लाख में हमको 15 रुपये मिल रहे हैं, तो नहीं कितना मिल रहा है, 5 आउट ऑफ 20, तो ये डाइल्यूशन का कारण है। तो दिस इज लाइक 1.25 लाख शेयर्स। तो डाइल्यूटेड EPS आपको सिंपली क्या निकालना है, 12 लाख अपॉन 5 प्लस 1.25 लाख शेयर्स, खत्म। और क्या, वाह 5 नहीं सर, 5 तो अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, ऑप्शंस अपने 1 लाख ही हैं, तो 1 लाख से कैलकुलेट कर लो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो 1 लाख पे आप ये लगा देंगे तो ये 25,000 ही रहेगा, फिर 25,000। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये डाइल्यूटेड EPS आ गया। चलिए नेक्स्ट, निक्का लिमिटेड। निक्का है नहीं, निक्का टर्म लोन 620 लाख। ये फाइनल होल्ड कोर्स का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे देख लेना है। 620 लाख का है, इसमें 510 लाख, 54 लाख और 56 लाख क्वालिफाइंग असेट में खर्च हुआ है। इन्होंने बोला है सब्सटैंशियल पीरियड 12 महीने मानते हैं, इसको 13 महीने लगे। अब देख लेना, मैंने देख लिया था, मेरे को फटाफट आपको बताना है एक बार इसलिए। तो आप इन सबका टोटल लगाओगे तो ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, बेसिकली 110 एंड लाइक 6। तो ऑल दिस टेकन टुगेदर 510 प्लस 54 और 56 वर्किंग कैपिटल में टोटल 620 होता है। और आपका क्वेश्चन में 68.2 लाख का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 620 के लोन पे 11% कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। तो आप या तो चाहो तो ये रेट निकाल के 54 और 510 पे कैपिटलाइज कर दो, या आप अलोकेट कर दो कि भैया 510 प्लस 54 564:56। तो आपकी टोटल 68.2 को ऐसे अलोकेट कर दो। ये वाला जो पोर्शन है ये PRL में जाएगा, वर्किंग कैपिटल है, और ये बोरिंग कॉस्ट है, कैपिटलाइज हो जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट है। बाद में बोला है कि अगर 11 महीने में ही वर्क कंप्लीट हो जाता है और हमारे लिए सब्सटैंशियल पीरियड 12 मंथ्स है तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो पूरा ही खर्चा PRL में चले जाएगा। इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता था। फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट चेन से 1 करोड़ रुपए में खरीदी है 10 साल के लिए, क्या इंटेंजिबल एसेट एंड एज 38 में बुक हो सकता है? थ्योरी क्वेश्चन है, आपको प्रोविजंस देना पड़ेंगे। यू विल हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद सेइंग दैट Ind AS 38 says that you can recognize an intangible asset if it meets the condition of identifiability, which is basically one, when it is separable or arises from a contract. In this particular case, it is arising from a contract, so it meets the condition of identifiability. There are other conditions that it should be having, basically it should be able to generate future economic benefits and cost should be measurable in order to recognize it. So in this case, assuming that future economic benefits enterprise is expecting to flow to the enterprise and the cost is measurable, it should be recognized as an intangible asset because it is not a license and hence is not having a physical substance. So definition intangible asset की आप चाहें तो दे देंगे और 10 साल में अमोर्टाइज कर दो, और क्या बोलेंगे। चलिए अगला, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज मल्टीपल टाइम्स इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, सो आई पर्टिकुलरली फील दैट दिस इज समथिंग विच यू कैन सूनर और लेटर में भी एक्सपेक्ट। ऑलरेडी हालांकि एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, अभी रिसेंटली है। 1 अप्रैल 2001 पेरेंट सब्सिडी लिमिटेड, PS लिमिटेड छोड़ो, PS लिमिटेड 6000, ये होल्डिंग सब्सिडी ऐसे भी नहीं है। 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2006, 5 साल का है। डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ PS लिमिटेड एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। तो सबसे पहली बात बोला ये कन्वर्टेबल है, किसके ऑप्शन पे अभी बताया नहीं है। प्राइस क्या है, 105 पर शेयर। इसको देख के बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फिक्स होंगे या वेरिएबल? अभी लाइव
टेलीग्राम पे पोल करता, मेरे बच्चों से पूछता, नेवरदलेस। तब आप एक चीज समझो, आप आपके शेयर एक फिक्स प्राइस पे इशू कर रहे हो, अज्यूमिंग रिडम्पशन एट पार है, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड है फिक्स। वेरिएबल कब होते हैं? जब मैं बोलता कि मैं आपको 105 रुपए की मार्केट वैल्यू के बराबर के शेयर इशू करूंगा, तो मेरी मार्केट वैल्यू शेयर की तब 105 होती तो एक शेयर देता, 52.5 होती तो दो देता, 210 होती तो आधा देता, आई मीन दो के बदले में दो डिबेंचर। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इन दिस केस ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स है कि भैया एक रेशियो पहले ही फिक्स हो गया है, 100 रुपए के बदले में मैं क्या करूंगा, कितने 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में कितने शेयर दूंगा, तो मेरा एक शेयर 105 का है, तो 100 अपन 105, नंबर ऑफ शेयर जो इशू है वो फिक्स है। इसका मतलब अगर ये वेरिएबल होते तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कन्वर्टेबल है, पर आई विल से कि ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट कर रहा है विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन कैश। ठीक है भाई, the date of issue non convertible bond could have been issued by the company at a coupon rate of 13%. तो अगर मैं बिना कन्वर्जन ऑप्शन के देता तो 13% होता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। क्या कुछ वन सेकेंड, चले, आई थिंक कुछ लूज कनेक्शन का इशू है, नेवरदलेस। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता कि अगर मैं कन्वर्जन ऑप्शन नहीं देता तो 13% भी इशू हो जाता, तो हम इसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कन्वर्जन ऑप्शन देके एक तरह से क्या किया, एक्साइट कर दिया किसको, इन्वेस्टर को, कि सुन इन्वेस्टर मैं तुझे 9% पे दूंगा। इन्वेस्टर बोले हैं मुझे तो 13% मिल रहा है मार्केट में। मैंने बोला सुन तेरे पास ऑप्शन है कि बाद में मैं तुझे क्या करूंगा, 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में मेरे शेयर्स दूंगा, मेरे शेयर को मैं 105 का मानूंगा, तो मैं अकॉर्डिंगली तुझे प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेयर दूंगा। उसने बोला अरे वाह 105, तुम्हारे शेयर की मार्केट वैल्यू तो हो सकता है 150 हो जाए, मुझे वहां पे फायदा हो जाएगा। ठीक है लाओ लाओ 9% पे भी ले आओ। तो मैंने क्या किया, एक तरह से ज्यादा वर्थ के शेयर्स देने की बात कर दी। इसका मतलब मैं आपको जो बेसिकली डिबेंचर आपका पे ऑफ कन्वर्जन से सेटल कर रहा हूं, उसके बदले में ऑनेस्टली what is happening is I am foregoing some kind of a premium. Now let's not get into those particular concepts. Let's solve the question for the moment. So in that sense, this will be a compound financial instrument. तो हम क्या करते हैं इसमें, जो फ्यूचर पेमेंट है उसको डिस्काउंट मार्केट रेट 13% से करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली जो पैसे हमें मिले उससे कम आएगी, तो हम बोलेंगे डिफरेंस बेसिकली क्यों है, क्योंकि आपने कन्वर्जन ऑप्शन दिया, तो उतना इक्विटी में डाल देंगे। 1 अप्रैल 2004 यानी कि 3 साल बाद, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 6,30,000, तो मार्केट वैल्यू उनकी 6,30,000 है। हालांकि हमारी बुक्स में हम बोरोवर हैं तो हमें फेयर वैल्यू से नॉर्मली मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम एसीएम मेथड से इसको अकाउंट फॉर करते होंगे। हमने एक टेंडर ऑफर दिया है कि भैया हम 6,30,000 रुपये डिबेंचर को खरीदने को तैयार है। अच्छा, तो हमने रीपरचेज कर लिया जल्दी, 5 साल का था, 3 साल बाद ही कर लिया। एट द डेट ऑफ रीपरचेज पीएस कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डेट विद अ 2 ईयर टर्म एट 10%, बचा हुआ टर्म। तो इससे हम क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ 2 ईयर लोन विथ already agreed loan payments। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पहले भी कई बार आरटीपी में पूछ चुका है, उनको दरखास्त कर करके थक चुके हैं कि भैया ये करापा करके सही पूछा करो, यहाँ पर भी गलती है। पहले वाले में थी, 11वें वाले में एक और है, क्या एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, क्योंकि इन्होंने जो सोल्यूशन बनाया उसमें ये अज्यूम किया है कि होल्डर के ऑप्शन पे, क्योंकि अगर ये कन्वर्टेबल फॉर श्योर है, कंफर्म कन्वर्टेबल ओनली और रिडीमेबल नहीं है, तो इस केस में जो प्रिंसिपल पोर्शन है उसको आप लाइबिलिटी नहीं मानोगे, तो ये आपका इक्विटी कंपोनेंट बड़ा अलग आएगा। तो अब यहाँ पे आपने कैसे निकाला है इक्विटी कंपोनेंट, तो आई एम जस्ट रेफरिंग टू द आंसर जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट वेरी शोइंग इट टू यू वेरी क्विकली। इफ यू सी व्हाट दे हैव डन इज, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव रिपीटेटिवली टोल्ड देम कि भैया कृपा करके सही कर दिया करो। पहले उनको बोलते थे ना तो आरटीपी में अगले दिन अमेंडमेंट लेके आ जाते थे कि भैया ये करेक्ट कर दिया। अब एक ही एक चीज़ क्या बार बार बोलो, तो देखो आप क्या किया इन्होंने, ये बोला कि भैया ये जो 6,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का है तो 6 लाख, 9% यानी 54,000 5 साल तक देना है, तो 54,000 5 साल तक 13% मार्केट रेट ऑफ रिटर्न विदाउट कंसिडरिंग एनी कन्वर्जन ऑप्शन, प्लस 6 लाख रुपए की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली इन्होंने। सही है ना? इसका मतलब इन्होंने इसको लाइबिलिटी कंपोनेंट माना है। ये कब मानेंगे, जब ऑप्शन होल्डर के पास है। अगर कंपनी के पास होता या कन्वर्टेबल ओनली होते तो ये नहीं कंसिडर किया जाता। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकाल ली, आपको पैसे 6 लाख मिले तो ये इक्विटी, ये तो सिंपल है, ये तो डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही अकाउंटिंग हो गई। अब 3 साल बाद क्या होगा समझना आप, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले आपको। देखो आप 5 साल बाद या कन्वर्ट करते रिडीम करते कोई प्रॉब्लम नहीं है,
3 साल बाद आपने इसको जल्दी पे कर दिया, तो मुझे बताओ जल्दी पैसा देते समय पैसे ज़्यादा देना पड़े होंगे, इसका कारण कौन है? लाइबिलिटी या कन्वर्जन ऑप्शन? शेयर की मार्केट प्राइस अगर खूब बढ़ गई है तो आप डरोगे कन्वर्जन से, तो आप क्या बोलोगे, यार आज ज़्यादा पैसे ले लो और आज कन्वर्ट कर लो। जब तक ज़्यादा नहीं लोगे लोग लेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे हम तो 5 साल तक होल्ड करके क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मार्केट में कम ब्याज पे लोन मिल रहा है और आज आप बोलोगे कि भैया इसकी जो भी आपकी क्या है, तो कम ब्याज पे मार्केट में लोन मिल रहा है और आप बोलोगे कि यार ये मैंने आपसे लोन लिया था, मैं आज उसको पूरा रीपे करना चाहता हूँ, प्रीपेमेंट। तो डिबेंचर में प्रीपेमेंट ऐसे होता नहीं। अच्छा आप बताओ, क्या आप प्रीपेमेंट एक्सेप्ट कर लोगे अगर मैं प्रिंसिपल प्रीपे कर दूंगा? नहीं। आप क्या बोलोगे, नहीं मैं 5 साल तक होल्ड करूंगा क्योंकि 5 साल का पीरियड है इसमें, क्योंकि आपको मेरे इसमें 13% ब्याज मिल रहा है, जबकि मार्केट में ब्याज की दर क्या है, थोड़ी सी कम है। तो आप समझो किसके लेता है ये लोन, कन्वर्जन ऑप्शन के, तो 13% पर मिलता, अभी मार्केट में बिना कन्वर्जन ऑप्शन के 10% पे मिल रहा है। तो आप समझना, मैं आज इसे रीपे करने अगर जाऊंगा ना तो लोग ज्यादा पैसे मांगेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं 2 साल बाद करना, ज्यादा ले ले पर यार आज रीपेमेंट ले ले। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ज्यादा पैसे देना पड़ रहे हैं बिकॉज मार्केट रेट कम हो गया है मेरे लिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे भी लॉस है। तो मेरे लॉस के 2 कारण हो सकते हैं, एक शेयर की प्राइस बढ़ना और एक मार्केट रेट गिरना, जिस कारण से मेरा लोन मुझे महंगा पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी के डिरिकॉग्निशन का जो लॉस होता है वो पीआरएल में जाता है और इक्विटी के डिरिकॉग्निशन का लॉस इक्विटी से एडजस्ट होता है। फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन हमारा डेट ऑफ सेटलमेंट हो रहा है, उस दिन हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। What adjustment you have to do? So essentially on this particular date you will have to basically, तो हमारे इंडेस 32109 इनफैक्ट का बेसिक फंडामेंटल है कि भाई हम कभी भी गेन लॉस निकालेंगे या फेयर वैल्यू निकालेंगे तो लाइबिलिटी की निकालेंगे या असेट की निकालेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी फाइनेंशियल असेट। इक्विटी की कभी फेयर वैल्यू नहीं, वो बैलेंसिंग फिगर है। तो आप क्या करो, ये 6,30,000 रुपए में आप ये निकाल लो कि लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है, वो निकाली जा सकती है। आपको अगले 2 साल में अगर आपने लोन बिना कन्वर्जन ऑप्शन के लिया होता तो 13% ब्याज, 6 lakh into 13%, this is the interest which you have paid for the next 2 years, and then 6 lakh rupee principal, discount this with 10%, this is the current date value, this is termed as the fair value of the financial liability as per the current market terms, तो current fair value। और ये जो कैरिंग अमाउंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये 10% से डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, 13% से कम आ रही थी, तो यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो ये जो है ये लॉस क्या है, ये बेसिकली आपके पीआरएल में जाएगा। तो आपने जो टोटल 6,30,000 पे किया है, उस 6,30,000 से आप क्या करोगे, तो 2 बैंक 630 होगा, डेबिट लाइबिलिटी जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है, ये जो लॉस निकाला है डेबिट, और बचा हुआ जो भी लॉस है उसको इक्विटी से एडजस्ट कर देना, डे 1 की इक्विटी, और ये एडजस्टमेंट के बाद जो इक्विटी बचेगी उसको रिजर्व में डाल देना। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट वेल, एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द सॉल्यूशन एज वेल। Obviously the objective is not to solve each and every particular answer, the objective is to conceptually discuss it. That's wonderful। 101 आपका एक तरह का theoretical question है जिसमें कहा गया है कि 101 में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन पे 4 रूल्स फॉलो करना होते हैं। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज which are recognizable as per Ind AS should be recognized, which are not recognizable should not be recognized। वो पॉइंट यहाँ मिस कर गए ये लोग। थर्ड, असेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी, इक्विटी शब्द सिर्फ तीसरे पॉइंट में यूज होता है, का क्लासिफिकेशन एज पर Ind AS होगा और मेजरमेंट असेट और लाइबिलिटी का एज पर Ind AS होगा। इन चारों के इन्होंने एग्जाम्पल्स मांगे, दे दीजिएगा आप, थ्योरी क्वेश्चन है देख लीजिएगा। चलिए क्लास में डिस्कस भी करते हैं, इनफैक्ट अपन ने ड्रोन चार्ट में भी बना रखा है, इसको क्लास में लिखते भी, हमें एग्जांपल लिखवाता भी हूँ समझाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके स्ट्राइकर में, जो एफआर की स्ट्राइकर है, जबकि ये मॉड्यूल में नहीं है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये आया है उठ के कहाँ से, एजुकेशन मटीरियल से, क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से, ICI के, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आए जो अपन ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। पर नहीं भी क्या होता तो आप समझ लेते हैं, ऐसे थ्योरी क्वेश्चन कभी आ सकते हैं। एनी विच वेज, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 28 फरवरी वैलेंटाइन महीने में, एक्सेस कमिटेड, कमिटेड काय में, टू फॉलोइंग प्लान्स to sell a property after completion of certain renovation to increase its value prior to selling it. The renovations are expected to be completed within a short span of 2 months. नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल तभी क्लासीफाई करोगे जब आप उसे प्रेजेंट कंडीशन में बेच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको मरम्मत करा के बेचोगे तो अनलेस एंड अनटिल वो मरम्मत एक कस्टमरी है, नॉर्मल सी है, तो बात अलग है, अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा ये अभी असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है। इसमें बोला गया है कि भैया ये रेनोवेशन कंप्लीट कब होगा, 2 महीने में, यानी कि 31 मार्च के बाद कंप्लीट होगा, तो ये प्रेजेंट कंडीशन में सेलेबल नहीं है, तो ये अभी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासीफाई नहीं होगा। सेकंड वाले में बोला है कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑलरेडी उसमें एक वेकेंट बायर टेनेंट है और हम उससे वेकेट कराएंगे और बेच देंगे। वेकेट कराना एक नॉर्मल कस्टमरी प्रोविजन है और हाईली प्रोबेबल बिक जाएगा, तो इस केस में हम इसको अभी हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर देंगे, क्योंकि इसमें वेकेट कराने का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कस्टमरी है। ठीक है जी, सिंपल है।
ये आपका इंडेस 115 के डिस्काउंट के एलोकेशन का है, इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। इन्होंने तीन बेसिकली आपको इट्स लाइक यू कैन से अ बंडल्ड सेल, जिसमें आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एसेसरी बेचते हो 50, 1 लाख और 1,20 पे। इसमें बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, एसेसरी ए और हार्डवेयर एच साथ में 1 लाख में बिक जाता है, और हमने इन तीनों को साथ में 150 पे बेचा है, तो डिस्काउंट कैसे एलोकेट होगा। तो आपको इंडेस 115 के रूल बताने हैं डिस्काउंट एलोकेशन के कि स्टैंड अलोन प्राइस विल बिकम द बेसिस। नॉर्मली अगर डिस्काउंट कोई पर्टिकुलर आइटम से एलोकेटेड है तो उसको डाल दो, नहीं तो फिर आप क्या करिए, तीनों में एलोकेट कर दो इन द प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आप 1,20,000 का 1 लाख में बेच रहे हो, और ये टोटल का 1,70 का आप 1,50 में बेच रहे हो, तो 20,000 का डिस्काउंट इन दोनों में ही एलोकेट होगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर है पूरे 50,000 पे सेल बुक होगी, और एच और ए का 1,20 की जगह 1 लाख, तो प्रोपोर्शनेटली आप 5:1 के रेशियो में डिस्काउंट 20,000 का एलोकेट करके इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल लीजिएगा। क्योंकि इसमें तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग डेट पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी एक सॉफ्टवेयर अभी ट्रांसफर हो सकता है, हार्डवेयर बाद में, एसेसरी बाद में, तो तीनों की इनकम अलग अलग बुक होगी। बाद में इसी में क्वेश्चन बोला गया है कि हार्डवेयर और एसेसरी साथ में ही बुक होनी है, तो फिर आप अलग अलग से ना भी दिखाओ, टोटल सेल एक साथ ही दिखा दो, 1 लाख की दिखानी है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी डिस्काउंट एलोकेट इसमें दोनों में ही हो रहा है। चलिए, हाँ, NDDA owns 250 ordinary shares of company XYZ, an unquoted company. Company has a total share capital of 5,000 share with a nominal value of 10 rupees. NDD XYZ after tax maintainable profit are estimated to be 70,000 per annum. Appropriate price earning ratio determined in publishing industry is 15 before lack of marketability adjustment. अच्छा, तो ये बोल रहे हैं भाई प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है मार्केट में, 15। बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कंपनी है ये अनकोटेड है यानी कि अनलिस्टेड कंपनी। अभी क्या होता है ना, अनलिस्टेड कंपनी के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके शेयर्स की ट्रेडिंग कम होगी, तो इस कारण से आपका प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, लोग आपको कम पैसे देंगे क्योंकि लिक्विडिटी कम है। तो ये बोल रहे हैं कि डिस्काउंट फॉर मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट इज 20%। तो इसका मतलब आप क्या करो, आपका प्राइस अर्निंग रेशियो इसका क्या मान लीजिए, 12। प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस इज वैल्यू पर शेयर। तो अगर आपको ईपीएस निकालना है तो क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, कंपनी के प्रॉफिट है 70,000 पर ईयर, अज्यूमिंग ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, नोट लगाया नहीं है इन्होंने, सोल्यूशन में लगा देना चाहिए। 14, तो आपकी अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो से वैल्यू पर शेयर आ जाएगी कितनी, 140 और 28, 168 पर शेयर। तो आपके पास टोटल शेयर है, उसकी टोटल की फेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 168 जो, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि अनकोटेड अनलिस्टेड शेयर भी फेयर वैल्यू पे इंडेक्स 109 में मेजर होते हैं, आप कॉस्ट पे मेजर कर ही नहीं सकते भले ही अनलिस्टेड है। वैल्यू अगर आपकी लेवल 3 इनपुट पर बेस्ड होगी तो हो सकता है उसमें डिस्क्लोजर ज़्यादा देना पड़े, लेवल 2 पे है तो थोड़े देना पड़े, बट वैल्यू फेयर वैल्यू पे ही होगा, ठीक है। अगला बोला गया है कि इसी क्वेश्चन में अगर नेट एसेट बेसिस पे वैल्यू करते तो क्या करते, 8,50,000 वैल्यू है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, वैल्यू पर शेयर इनटू 250 आपके पास शेयर निकाल लेना। एनआरवी निकालते समय कौन कौन सी कॉस्ट माइनस होती है, डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट माइनस होती है अप टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन विच इज बेसिकली रेडी फॉर सेल कंडीशन। तो रेडी फॉर सेल नॉट प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। तो WIP की एनआरवी निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस होती है, तो ये माइनस होगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होंगे, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होंगे बिकॉज दे आर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इंड एज टू डायरेक्ट। चलिए, ये वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, 30 सितंबर 2002 के आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आपने कोई एरर 30 सितंबर 2001 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए। कंपनी का कहना है कि मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे रीस्टेट नहीं करना चाहता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर दूंगा, चलेगा क्या। इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि वो सारे प्रिंसिपल्स वही के वही लगेंगे जो किस पे लगते हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब आप इंटरिम बनाओगे। तो इस कारण से इंडेस 8 भी वैसे ही लगेगा जैसे एनुअल पे लगता है इंटरिम पे। हेंस इस पर्टिकुलर केस में आपको 30 सितंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी प्रायर पीरियड एरर्स को रीस्टेट करना पड़ेगा। तो 30 सितंबर 2002 के प्रीवियस ईयर फिगर्स आपको रीस्टेट करके करेक्ट करना पड़ेंगे, सिर्फ एनुअल में करेक्ट करना सही नहीं होगा। PP लिमिटेड इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इसके ऊपर तो मैंने क्वेरी रेज करी है इंस्टीट्यूट को, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर आंसर, आई विल कम टू दैट। तो आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन द डिस्कशन टू दिस पर्टिकुलर आंसर बिकॉज I have certain doubts with respect to it. चलिए 110 पे आते हैं अपन, and definitely as soon as I hear from them I'll comment in terms of what to do, otherwise रट लेना आंसर और क्या। 80% इंटरेस्ट है सब्सिडी का, सोलार लिमिटेड है 80% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी मार्स, तो सोलार की सब्सिडरी है मार्स 80% है। सोलार ऑल्सो हैज अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन वीनस ऑफ 25%।
और मार्स का 30% है इसमें। तो बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट को आप कंसोलिडेटेड में कैसे अकाउंट फॉर करोगे। तो आप देखिए सबसे पहले कंट्रोल है या नहीं है। तो कंट्रोल के लिए सब्सिडरी के थ्रू 30 और मेरा डायरेक्ट 25। तो मेरा कंट्रोल के लिए मैं क्या बोलूँगा, कंट्रोल एग्जिस्ट 55% है। पर जब मैं उसके प्रॉफिट्स ऐड करूंगा तो मैं उसमें इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज निकालूंगा, जो कि होगा 25% डायरेक्ट प्लस 30% का 80%, विच इज गोइंग टू बी 49%। तो मेरा एनसीआई जो होगा वो 51% होगा, जो कि एक्सेप्टेबल है। एनसीआई ज़्यादा भी हो सकता है 50 से। लॉजिक में आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि भैया वी की जब भी कोई जनरल मीटिंग होगी तो सपोज डिसीजन ऑडिटर अपॉइंट करने का लेना है, तो क्या इसकी पसंद का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए 51% वोट फेवर में चाहिए, 30% वोट। Chalo, I'm sorry, some loose wired connection. Nevertheless, so cool. So in this particular case, what I'm saying is कि जब भी एजीएम होगी किसकी, वी की, तो उसकी एजीएम में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। तो सपोज ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो एम बोलेगा हाँ करो इसको अपॉइंट, क्योंकि एस चाहता है। एस भी 25% 25% वोट डालेगा, करो। अच्छा, एम और एस के वोट मिला के तो काम हो जाएगा। अब एम येस और नो क्या बोलेगा, उसके लिए एम अपनी जनरल मीटिंग बुलाएगा और बोलेगा क्या डिसीजन लेना है, तो उसमें जो एस बोलेगा वही मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सब्सिडरी के थ्रू टोटल इंटरेस्ट काउंट करते हैं 51% कंट्रोल चेक करने के लिए। बट जब बात प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अपना शेयर लेने की आती है, वहाँ पे हम इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज देखते हैं। तो इफेक्टिव होल्डिंग 49 है, एनसीआई 51% होगा, कंट्रोल होगा, तो हम इसके साथ कंसोलिडेट करेंगे, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। इंडिया 16 इट इज़ अ बढ़िया क्वेश्चन, आई वुड से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक तो इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन लिया है इन्होंने, आप कहीं नोट नहीं किया इन्होंने पर आप लिख लीजिएगा। अजम्पशन है कि रेसिडुअल वैल्यू इज निल, ये सोच के सॉल्व किया। 1/4/2001 30 लाख रुपए, 17,50,000 रुपये 5 साल बाद आ रहा है, तो 12,50,000 5 साल में लग गया, तो 1 साल का 2,50,000, तो लाइफ इसकी 12 ईयर्स हो गई, 30 लाख रेसिडुअल वैल्यू 0। आज रिवैल्यू किया 10% से, तो 1,75,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई एनआर और असेट की कॉस्ट बढ़ गई, अकॉर्डिंगली आपका डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो 7 साल बचे हुए जो रहेंगे उसमें आप क्या करोगे, तो यूल से 17,50,000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा 5th ईयर के बाद से, 6th और 7th ईयर में ये लगेगा। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि हमने जो ऑप्शन होता है इस थोड़े सरप्लस को हर साल पीआरएल में डालने का वो यूज़ किया। तो ये जो आपने 1,75,000 का रिवैल्यूएशन गेन बनाया है, इस 175 को आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 ईयर में, क्योंकि एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन है, 25,000 ओसीआई आर से आप हर साल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। इस इज नॉट अ रिक्लासिफिकेशन, इट इज अ ट्रांसफर थ्रू सोकी, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस 175 से 1 साल बाद 150 फिर 125 ऐसे कम होते जाएगा। अब ये बोलते हैं इसके 2 साल बाद क्या हुआ, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 15% से। आपने क्या किया, पहले वैल्यू निकाली 17,50,000, इसको 1.1 ये वैल्यू आ गई, इसमें फिर अपन डेप्रिसिएशन कितना निकाला था, 275, 2 साल का कितना लग गया, 550। ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक ठाक किया मैंने। इसमें 15% डिक्लाइन है, तो ये इतने का डिक्लाइन है। पर अब आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 175 नहीं बचा होगा, क्यों? क्योंकि आपने 25-50 हज़ार ट्रांसफर कर दिया, तो 125 या जो भी कैलकुलेशन आएगा आपका, ये बचा हुआ आप पीआरएल से डेबिट कर देना। और फिर उसके बाद सेल किया है, तो सेल पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पीआरएल में चले जाएगा। और क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व कुछ बचा ही नहीं था, पहले ही यूज़ हो गया था, तो उसको रिक्लासीफाई ऐसे भी नहीं करते, उसको रिजर्व में ट्रांसफर करने की कोई बात नहीं होगी। चलिए जी, thank you very much. I hope this was a useful session. The idea was basically just to kind of quickly cover up the RTP, so that if you have any doubts at any particular points or places, that can get covered quickly. The objective is not to solve every question, because already the solutions are there, you can do that. It will just take more time, but then it may not be. So I thought to be more efficient in this particular case, as well as effective, rather than being, you know, in detail solving each and every question, which I think possibly you will be able to do it. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट ऑल्सो गेट इन टू ये ऐसा क्यों क्या क्या बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई हैव स्टिक टू दैट, सो द पर्पज इज मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड इसी के साथ हमारी RTP FR नवंबर 2021 की कंप्लीट होती है। थैंक यू।